नमस्कार साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका गोल गुरु अकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। देखिए अपनी क्लासेस चल रही है लैब असिस्टेंट, ज्योग्राफी, फर्स्ट ग्रेड, एनसीईआरटी पार्ट तथा स्कूली बच्चों के लिए जहां टीचर वगैरह नहीं है उनके लिए भी अत्यंत उपयोगी है। देखिए वैसे तो अपना जो चल रहा था आज ये 30वीं क्लास या 31वीं क्लास जो आने वाली थी वो थी भारत की जलवायु की, लेकिन बीच में एक पार्ट लेके आया हूं मानचित्र वाला, मतलब प्रैक्टिकल वाला पार्ट। वैसे इस पार्ट के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली एक टीचर मैं लेके आऊंगा जिनकी 49 रैंक थी पिछली फर्स्ट ग्रेड में। तो ये मानचित्र वाला या प्रैक्टिकल वाला पार्ट वही पढ़ाएंगे, लेकिन एक क्लास में लेके आया हूं। बताना कि ये फॉर्मेट आपको कैसे लगता है। इसमें अपन मानचित्र वाला पार्ट भी कवर करेंगे, मानचित्र वाले प्रकार भी कवर करेंगे और आपका रिव्यू भी ले लेंगे। तो आपके सिलेबस से जुड़ा एक टॉपिक जो 66 टॉपिक में 24 नंबर पे मेंशन किया गया है, मानचित्र वे इसके प्रकार। इसके बाद मेंशन किया गया है मापनी वे इसके प्रकार। तो आज अपन देखेंगे मानचित्र के बारे में, मानचित्र का परिचय। अब देखो प्रैक्टिकल वाला पार्ट यदि आपको पढ़ना है और मानचित्र के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो सारी की सारी चीजें जो है अधूरी है। यहां पर कक्षा 11 इसलिए लिख रखा है क्योंकि आपका जो सिलेबस है ना, एग्जिट यदि बात करें कक्षा 11 और 12 की जो किताबें हैं, चाहे तो फिजिकल ज्योग्राफी हो, चाहे 12वीं की मानव भूगोल हो, चाहे प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो, है जैसे कि जैसे पॉइंट टू पॉइंट उठाया गया है तो उसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे। सबसे पहले मानचित्र क्या है। अब देखो समझना जरूरी हो जाता है कि मानचित्र है क्या। तो बहुत ही सिंपल भाषा में समझेंगे कि मानचित्र क्या होता है। मान लो ये संपूर्ण पृथ्वी है। क्या है? संपूर्ण पृथ्वी है, या फिर इसका कोई छोटा सा पार्ट है, मतलब इस पृथ्वी की कोई स्थलाकृति है। इनमें से किसी को भी जब अपन समतल कागज पर, किस पर? समतल कागज पर प्रदर्शित करते हैं, साथ ही साथ प्रदर्शित करते हुए अपन मापनी वे प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। प्रतीकों बोले तो संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो वो क्या होता है भाई? वो होता है आपका मानचित्र। वापिस देखिए, पृथ्वी या इसके किसी स्थल रूप को जब जब समतल कागज पर प्रदर्शित किया जाता है मापनी के सहयोग और प्रतीकों के सहयोग से, तो वो क्या कहलाता है? मानचित्र कहलाता है। अब देख लीजिए, संपूर्ण पृथ्वी मानचित्र, संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी भाग का समतल पृष्ठ पर सम्मानित मापनी द्वारा वर्णात्मक, प्रतीकात्मक या व्यापीकृत रूप से जब निरूपण होता है तो वो मानचित्र कहलाता है। अब देखिए, ये जो पृथ्वी है ना, वो त्रिविम में भाई। कैसी है? त्रिविम है, बोले तो 3D में। कैसी है? 3D में है। अब इस 3D को जब 2D में बदलना होता है तब मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मतलब है मानचित्र द्वारा इस 3D पृथ्वी का 2D में प्रदर्शन होता है। मतलब इस पृथ्वी को 2D में द्विविम में दर्शाने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मापनी के आधार पर बनाया जाता है। अब देखो कोई भी जो मानचित्र होता है ना, वो मापनी के आधार पर बनाया जाता है। यदि बिना मापनी के होगा तो वो मानचित्र नहीं, क्या होगा? वो होगा रेखा चित्र। आगे आ जाएगा भाई, रेखा चित्र किसे कहते हैं। तो जब बिना मापनी के होगा तो वो कहलाएगा रेखा चित्र। तो मानचित्र मापनी के आधार पर बनाया जाता है। इसमें प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, रंगों का प्रयोग। प्रतीकों का कैसे? जैसे आपको कहीं मानचित्र में रेल पटरी दर्शानी है तो आप इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह काम में लोगा। कहीं पर पेड़ पौधे दर्शाने हैं तो इस प्रकार से प्रतीक काम में लोगा। मतलब प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है, साथ ही साथ रंगों का प्रयोग। मान लो आपको कहीं पर वन को दर्शाना है तो आप हरा रंग काम में लोगे। अलग अलग मिट्टी को दर्शाना है, काली मिट्टी को दर्शाना है तो काला रंग प्रयोग में लोगे। पीली भूरी को दर्शाना है तो उस प्रकार का रंग काम में लोगा। मतलब है प्रतीकों और रंगों का उपयोग किया जाता है। अब देखो, एक होता है ग्लोब, दूसरा होता है मानचित्र। सिंपल सी बात है, ग्लोब पृथ्वी का वास्तविक छोटा रूप होता है, मानचित्र वास्तविक रूप नहीं होता, वो 3D को 2D में बदलता है। मतलब वास्तविक की छोटी फोटो है।
जैसे किसी भी व्यक्ति की वास्तविक फोटो होती है पासपोर्ट साइज छोटी, मान लो इतना बड़ा आदमी है और इसकी छोटी सी फोटो है, मतलब है तो इसी की आदमी की ना, है जैसी की जैसी है, वो भी नाक है, वही आंखें हैं, वही क्या है मुंह है, मतलब सेम टू सेम। तो ठीक इस पृथ्वी की जो छोटी आकृति है वो क्या है, ये ग्लोब है। इसी तरीके से 66.5 डिग्री अपने तल से जो है कोण बनाए रहती है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी तरीके से घूमती है पश्चिम से पूर्व। तो ये क्या है, ये ग्लोब है। ये पृथ्वी अपनी ऐसी है, मतलब है इस पृथ्वी का वास्तविक रूप है ये ग्लोब। ठीक है भाई, यही 3D में है और अपनी पृथ्वी भी 3D में है। अब देखो मानचित्र। मानचित्र मैंने बता दिया कि संपूर्ण पृथ्वी या इसके किसी भी भूभाग या भू आकृति को जब समतल कागज पर उकेरा जाता है, मापनी का सहयोग लिया जाता है, मापनी का सहयोग लिया जाता है, याद रखना मापनी बिना वो मानचित्र नहीं है। तो पृथ्वी का आकार कैसा है, जियोइड। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, छाप लेना, पृथ्वी का आकार कैसा है, त्रिविम में है, जियोइड जैसी आकृति है, नारंगी या संतरे जैसी आकृति है, ना कि गेंद। कहीं आ जाए गेंद जैसी आकृति, तो गेंद जैसी आकृति नहीं है, नारंगी जैसी आकृति है। कैसी है, नारंगी जैसी। ग्लोब पृथ्वी को सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करता है भाई, इससे अच्छी तरीके से इस पृथ्वी को कोई भी प्रदर्शित नहीं कर सकता, लेकिन मानचित्र कागज पर समतल प्रस्तुति करता है। अब होता क्या है, मानचित्र बोलेंगे सर ये सही वास्तविक स्थिति दर्शाता ही नहीं है तो क्यों काम में लेते हैं। अरे भाई मान लो मेरे को कहीं दूसरी जगह जाना है, अपना प्लॉट बेचना है और अगले को मानचित्र दिखाना है, तो मैं ग्लोब पर दिखा सकता हूँ क्या, नहीं दिखा सकता। इसलिए आपको लाने और ले जाने में जो है चीजें इजी पड़े, इस कारण मानचित्र का प्रयोग भी होता है। आगे देखेंगे अपन मानचित्र के प्रयोग के क्या क्या फायदे। ग्लोब को हर जगह ले जा नहीं सकते, मैं जैसे स्टूडियो में यहाँ पर रख रहा हूँ ग्लोब, तो हर जगह इसको लेकर थोड़ी ले जा सकता हूँ, लेकिन मानचित्र को जेब में डाल के ले जा सकता हूँ। बहुत सारे मास्टरों को आपने देखा होगा कि मैंने वहाँ कॉलोनी काटी है, जेब में ही रखते हैं मानचित्र को, दिखाएंगे प्लॉट लेनो है कि हाँ लेनो है, ये लो भाई इसका मानचित्र देखो, है ना। और वो मानचित्र कौन सी मापनी पे होता है, वो होता है बड़ी मापनी पे। ये भी बताऊंगा कि बड़ी पे क्यों होता है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। रेखा चित्र और मानचित्र क्या फर्क है, सिंपल सी बात है, इसमें मापनी का प्रयोग होता है। कुछ भी याद करो या नहीं करो, रेखा चित्र में मापनी जो है इसका प्रयोग नहीं होता, मानचित्र में मापनी का प्रयोग होता है। अब देखो रेखा चित्र बिना मापनी के खींचा जा सकता है। मान लो यहाँ पर ये स्कूल है, यहाँ पर आपका घर है और ये रास्ता जा रहा है, इसको दर्शाया गया है किसके माध्यम से, रेखा चित्र के माध्यम से। किसी भी मापनी की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी। मुक्त हस्त द्वारा बनाया जा सकता है, कुछ भी आप इस तरीके से बनाते हो, मतलब फ्री हैंड आप बना सकते हो, सरल प्रदर्शन होता है, कोई भी बना सकता है। छोटे बच्चे के हाथ में भी आप पेन दोगे तो वो इस तरीके से करेगा, और यदि आप इसको कोई आकार देना चाहोगे तो वो रेखा चित्र भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो मानचित्र क्या होता है, निश्चित मापनी के साथ। निश्चित मापनी के साथ, याद रखना इंपॉर्टेंट, मानचित्र हमेशा मापनी के साथ ही बनता है, वैज्ञानिक विधि से बनाया जाता है। इसमें ये देखिए पूरी शुद्धता के साथ वैज्ञानिक विधि से बनाया जाता है, सटीक और परिशुद्ध होता है, लेकिन उतना भी परिशुद्ध नहीं होता जितना ग्लोब होता है। इन दोनों की तुलना में यदि बात करें तो रेखा चित्र शुद्ध नहीं होता, लेकिन मानचित्र जो है शुद्ध होता है, उतना भी नहीं जितना ग्लोब होता है। ठीक है भाई, ये ग्लोब का मैंने इधर से व्यू आपको दिखा रखा है। आगे देखो महत्वपूर्ण शब्दावली की बात करते हैं, तो जियोइड क्या होता है भाई, एक लघुवक्ष गोलाभ जो पृथ्वी के वास्तविक आकार के अनुरूप होता है उसे क्या कहते हैं, जियोड। जैसे ग्लोब, ग्लोब जैसी आकृति क्या कहलाती है, जियोड कहलाती है। पृथ्वी ऐसा ही दिखाई देती है। मानचित्र कला, देखो इसमें मानचित्र चार्ट या कच्चा खाका बनाने की कला क्या कहलाती है, मानचित्र कला कहलाती है। कब कहलाती है, जब उसमें विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग होता है। मतलब है मानचित्र चार्ट या खाका बनाते समय वैज्ञानिक और तकनीकी विधि का प्रयोग जब होता है तो वो क्या कहलाती है, मानचित्र कला कहलाती है। मानचित्र प्रक्षेप, गोलाकार सतह को समतल सतह पर प्रदर्शित करने की प्रणाली क्या कहलाती है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है भाई। क्या कहलाती है, मानचित्र प्रक्षेप कहलाती है। मापनी, मापनी क्या होती है भाई, मानचित्र पर दी गई दूरी और वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात। कैसे, मान लो मानचित्र पर आपने दे दिया 5 सेंटीमीटर, ठीक है, अनुपात में क्या कर दिया, वास्तविक दूरी। वास्तविक दूरी क्या है,
ये कहां से है, जयपुर से जोधपुर की मान लो कितनी है, 250 किलोमीटर है। ठीक है, मतलब है मानचित्र पर दी गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का अनुपात क्या कहलाता है, मापनी। अब यहां पर ये शुद्ध नहीं है, कब होगी शुद्ध, जब 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, इस वाले पार्ट को भी अपन जब सेंटीमीटर में बदलेंगे तब जो है ये शुद्ध हो जाएगी मापनी। तो ये हो जाएगी भाई आपके 2,50,00,000। अब अपन 5 से 25 तो 1:5 और ये हो जाएंगे आपके 3 जीरो। ठीक है भाई, जो भी है जीरो कम ज्यादा हो, सिर्फ एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है भाई, तो मापनी क्या होती है, मानचित्र पर दी गई दूरी और वास्तविक दूरी के बीच का अनुपात क्या कहलाता है, मापनी कहलाता है। आगे चलते हैं, मानचित्र बनाने की 5 अनिवार्यता। यदि आप कोई भी मानचित्र तैयार कर रहे हो तो ये 5 चीजें जरूरी है। मापनी, सिंपल सी बात है भाई, मापनी के बिना कोई भी मानचित्र पूरा नहीं होता। मानचित्र को कितना छोटा या बड़ा बनाना है ये निर्धारित कौन करती है, मापनी करती है। कोई मानचित्र बड़ा होगा या छोटा होगा, किसी मानचित्र पर बड़े क्षेत्र को दर्शाना या छोटे क्षेत्र को दर्शाना है, ये डिसाइड कौन करेगा, ये डिसाइड करेगा मानचित्र की दादी मापनी। ठीक है भाई, अब देखो मानचित्र प्रक्षेप, गोलाकार पृथ्वी को समतल कागज पर दर्शाने की विधि, मतलब मानचित्र बनाने के लिए यह भी अनिवार्य है। मानचित्र व्यापीकरण, आवश्यक जानकारियों का चयन और सरलीकरण के लिए भी जरूरी है। ये मानचित्र अभिकल्पना, प्रतीक चाहिए, मतलब प्रतीकों का अपन क्या करेंगे, प्रदर्शित करेंगे, रंगों और लिखावट का चयन किया जाता है, मतलब जब अपन किसी भी मानचित्र की अभिकल्पना करते हैं। मानचित्र निर्माण, मानचित्र को बनाना और छापना, मतलब मानचित्र के लिए मापनी, मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापीकरण, मानचित्र अभिकल्पना और मानचित्र निर्माण अनिवार्य है। ये एनसीईआरटी में दे रखी है अनिवार्यताएं। मापनी का महत्व है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मापनी का महत्व कैसे है भाई, मापनी मानचित्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यदि कोई भी मानचित्र बनाना है तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है, मापनी है। ये निर्धारित करती है कि मानचित्र में कितनी सूचनाएं और विवरण दिखाए जा सकते हैं, मतलब मापनी ही निर्धारित करती है कि किसी भी मानचित्र में कितनी सूचनाएं या फिर विवरण दिखाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए, बड़ी मापनी बोले तो वृद्ध मापनी, वृद्ध मापनी, और दूसरी होती है लघु मापनी। अब मैंने कह दिया कि आपको ज्यादा सूचनाएं और विवरण दर्शाना है, तो कौन सी मापनी का प्रयोग करोगे, तो आप वृद्ध मापनी का प्रयोग करोगे। किस मापनी का, वृद्ध मापनी का प्रयोग करोगे, मतलब छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़ी मापनी वृद्ध मापनी का प्रयोग किया जाता है। छोटा क्षेत्र मतलब बोले तो एक गांव, गांव को दर्शाने के लिए वृद्ध मापनी का प्रयोग किया जाता है। किसी देश या महाद्वीप का मानचित्र दर्शाने के लिए जो है लघु मापनी का प्रयोग किया जाता है। उल्टा याद रखना, बड़े क्षेत्र, दो चीजें है भाई, दो चीजें याद रखना, बड़े क्षेत्र को दर्शाने के लिए छोटी मापनी का प्रयोग, छोटे क्षेत्र को दर्शाने के लिए बड़ी मापनी का प्रयोग। लेकिन याद रखना बड़ी मापनी में जो है सूचनाएं और विवरण अधिक होते हैं। कैसे, आराम से समझाते हैं। वृद्ध मापनी का प्रयोग कर रहे हैं एक गांव के लिए, एक गांव का मानचित्र बनाने के लिए वृद्ध मापनी का प्रयोग किया जाता है। अब आप बोलोगे सर इसमें सूचनाएं और विवरण जो है अधिक कैसे दर्शाओगे, अरे मान लो आपने एक गांव का मानचित्र बनाया है, ठीक है, तो आप ये बता दोगे कि यहाँ पर दवाखाना है, मतलब संकेत के माध्यम से या प्रतीक के माध्यम से या कुछ और विवरण देख के आप दर्शा दोगे कि यहाँ पर क्या है, दवाखाना है। आप यहां पर बोल दोगे यहां पर अटल सेवा केंद्र बना है, यहां पर ग्राम पंचायत भवन बना हुआ है, यहां पर बेराराम बेड़ा की ढाणी है, यहां पर गवाई कुआ है, यहां पर मंदिर है, तेजाजी का मंदिर है, पाबूजी का मंदिर है, मतलब आप संकेत से आराम से इसमें दर्शा सकते हो। मतलब छोटे क्षेत्र के लिए बड़ी मापनी का प्रयोग किया जाता है जिसमें सूचनाएं और विवरण अधिक मिलते हैं। दूसरी ओर किसी देश को दर्शा रहे हो, किसी देश का मानचित्र बना रहे हो, तो उसमें लघु मापनी का जो है प्रयोग किया जाता है। कैसे, इसमें सूचनाएं और विवरण कम दिखाई देते हैं। आप किसी भी दीवार पर आप कोई मानचित्र देखते हो
तो वो देश या राज्य का होता है। मान लो भारत देश का दर्शाया गया है, तो क्या भारत देश के मानचित्र में आपके गांव का अंकन किया गया है क्या अलग से, कि ये फलाना गांव का है, ये ढीकड़ा गांव का, ये पूंचड़ा गांव का? नहीं मिलेगा। मतलब इसमें इतना ही मिलेगा, ये राजस्थान है और राजस्थान में ये यहाँ पर जयपुर है। जयपुर का भी नाम कम मिलेगा आपको, ऐसे बिंदु सा मिलेगा, है ना। और यहाँ पर उदयपुर है, यहाँ पर बीकानेर है, यहाँ पर जैसलमेर है, यहाँ पर कोटा है, यहाँ पर भरतपुर है, यहाँ पर झुंझुनू है। इस प्रकार से आपको ज्यादा से ज्यादा मिल सकता है। मतलब सूचनाएं और विवरण का अभाव, लेकिन बड़े क्षेत्र के लिए लघु मापनी का प्रयोग। अब आप पहचानोगे कैसे? मान लो 1:4000 है, तो ये मापनी कौन सी है? ये वृहद मापनी है। और अभी मैंने बताया था, मान लो 1:2.5 लाख है, मतलब संख्या अधिक है दिखने में, लेकिन वो मापनी कौन सी है? लघु मापनी है। दो चीजें याद रखना, वृहद मापनी पे छोटे क्षेत्र को दर्शाया जाता है, लेकिन उसमें सूचनाएं और विवरण को अधिक प्रदर्शित किया जा सकता है। लघु मापनी पर बड़े क्षेत्र को दर्शाया जाता है, लेकिन इसमें सूचनाएं और विवरण का अभाव होता है। जैसे जैसे मापनी बड़ी होती है, मानचित्र में अधिक विवरण दिखाए जा सकते हैं। क्यों नहीं दिखाए जा सकते? जैसे जैसे मापनी बड़ी होती जाती है, लघु से बड़ी होती जाती है, अधिक विवरण दिखाए जा सकते हैं। कैसे? सिंपल भाषा में समझिए, आप अपने मोबाइल में जो है वर्ल्ड का मानचित्र देख रहे हैं, आप लोकेशन देख रहे हो वर्ल्ड की, आप जैसे जैसे उसको जूम करोगे, उस मापनी को बड़ा करोगे और आपको गांव का ढूंढोगे, आपका घर ढूंढोगे, मतलब आपको अधिक विवरण दिख जाएगा ना। तो जैसे जैसे मापनी बड़ी होगी, अधिक विवरण दिखाए जा सकते हैं। छोटी मापनी पर केवल मुख्य विशेषता है। वापिस छोटी करोगे तो कैस्पियन सागर दिखेगा, भूमध्य सागर दिख जाएगा, यूरोप दिख जाएगा, अफ्रीका दिख जाएगा, एशिया दिख जाएगा, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, इस तरीके से दिखेगा। इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा। आगे चलते हैं। मानचित्र के इतिहास। मानचित्र के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में सबसे पुराना मानचित्र जो है इराक की सभ्यता मेसोपोटामिया में मिला। कब मिला? 2500 ईसा पूर्व। ये देखो, आप पढ़ते हो ना 2350 ईसा पूर्व की कौन सी? अपनी हड़प्पा सभ्यता ना। तो ये इसी के समकक्ष की मानी गई है। मेसोपोटामिया में मिला सबसे पुराना मानचित्र। अब देखो, इन मानचित्रों को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किनका था भाई? यूनानी और अरब भूगोलवेताओं का। यूनानी और अरब भूगोलवेताओं का। अब देखो, टोलमी का विश्व मानचित्र, एनसीईआरटी में टोलमी का जो है अलग से दे रखा है। क्यों दे रखा है? कि सबसे पहले अक्षांश अक्षांश वे देशांतरों का प्रयोग करते हुए विश्व का किसी ने मानचित्र बनाया। तो वो किसने बनाया? ये था भाई इजिप्ट या मिस्र का टोलेमी। कौन था? टोलेमी, जिसने अक्षांश व देशांतरों का प्रयोग करते हुए सबसे पहले विश्व का मानचित्र बनाया था। अनक्जीमेंडर जो था, उसने विश्व का सबसे पहला मानचित्र बनाया। कौन था? अनक्जीमेंडर। ठीक है भाई। अब देखो, पृथ्वी की परिधि का मापन जब आया तो देख लेते हैं। प्राचीन काल की घटना है, तो पृथ्वी के परिधि का मापन, मतलब ये मान लो पृथ्वी है और इसका मापन फित्ते से मापन, मतलब है पृथ्वी का चारों ओर से ये जो परिधि है इसका मापन। तो सबसे पहले मापन किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले पृथ्वी का मापन किया, और इन्हीं को ही क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहा जाता है। ठीक है भाई। भारत में मानचित्रण। अब देखो, विश्व तो पढ़ लिया, भारत में भी कुछ चीजें देख लेते हैं। तो भारत में मानचित्रण की शुरुआत वैदिक काल से होती है। आर्यभट्ट, वराहमिहिर और भास्कर का योगदान प्रमुखता से माना गया है। टोडरमल का भू सर्वेक्षण सबसे सटीकता और शुद्धता के लिए जाना जाता है। इन्होंने आज के पटवारी जो होते हैं उनकी तरह लोहे के छल्ले वाले जो जरीब है उसका प्रयोग किया था भाई टोडरमल। पटवारी जीव का जो है सबसे अपन बोलते हैं ना आइडियल, ये आइडियल है टोडरमल, जो नवरत्नों में से एक था। किसके? अकबर के, है ना। 1767 में, कब की बात है? 1767 और 1967 68 याद है क्या? 66 67 1966 67 भारत में हरित क्रांति की शुरुआत मानी जाती है, जिसका मुख्य प्रभाव पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जो गेहूं और चावल के लिए प्रमुखता से शुरू की गई थी।
तो ठीक उससे 200 साल पहले सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी भाई। आगे देखो, प्राचीन भारतीय मानचित्रण की बात करें तो प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को कितने 7 द्वीपों में बांटा था भाई। इंपॉर्टेंट है, आपकी एनसीईआरटी कक्षा 11 में दे रखा है और आपके सिलेबस में भी है, लेबस स्टैंड में। तो प्राचीन भारतीय विद्वानों ने पूरे विश्व को कितने 7 द्वीपों में बांटा था। महाभारत में माना गया था कि ये गोलाकार विश्व चारों ओर से जल से घिरा हुआ है, और बिल्कुल महाभारत वाली बात सही है। ये संपूर्ण विश्व जो है सबसे पहले पेंजिया के रूप में, एक भूखंड के रूप में स्थापित था, जो चारों ओर से जल से घिरा हुआ था, जिस जल का नाम क्या था, पेंथालासा। क्या था, पेंथालासा। निकट भविष्य में जो है स्थितियां बदलती है, ये पेंजिया अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में टूटता है, इस बीच की जगह में जल भर जाता है, जिससे 33 सागर का निर्माण होता है। और भारत में जो भू आकृतियां बनती है, स्थलाकृतियां बनती है, वो 33 सागर और गोंडवाना लैंड का ही पार्ट मानी गई है। प्रायद्वीपीय भारत की बात करें, दक्षिण के पठार की बात करें, तो ये आपके गोंडवाना लैंड का एक भाग माना जाता है, जो कि भारत में सबसे पुरानी स्थलाकृतियों में से एक है। या यूं कहें कि भारत में सबसे पुरानी स्थलाकृति कौन सी है, तो प्रायद्वीपीय पठारी भाग माना गया है। अब देखो 7 द्वीप कौन कौन से थे, तो देखो क्रोंच द्वीप, क्रोंच द्वीप जो यूरोप वाला है ना, क्रोंच, कॉकरोच नहीं, क्रोंच यूरोप वाला। ये देखो यहाँ पर है प्लक्ष द्वीप, जो आपके पश्चिमी अफ्रीका है। इस वाले द्वीप को, इस वाले क्षेत्र को पहले कौन से द्वीप में शामिल किया गया था, प्लक्ष द्वीप में। अब देखो अरब प्रायद्वीप, अरब प्रायद्वीप वाला जो क्षेत्र है, इसको कुछ द्वीप में शामिल किया गया था, सलमली द्वीप। सलमली द्वीप मतलब ये यहां पर दिखाई दे रहा है, कौन सा, पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर द्वीप और हिंद महासागर वाला ये जो पार्ट है, इसको सलमली द्वीप में शामिल किया गया था। ये आप इधर दिखाई दे रहे हो, फिलीपींस है, हांगकांग है, वगैरह वगैरह, ये आपके जापान वगैरह है, इधर ये इंडोनेशिया के द्वीप है, इनको किसमें, सार्क द्वीप में शामिल किया गया था। पुष्कर द्वीप जो वर्तमान का मंगोलिया, रसिया, ये जो है चीन का उत्तरी भाग, इसको किसमें, पुष्कर द्वीप में शामिल किया गया था। तो आप पूछोगे सर फिर भारत को किसमें शामिल किया गया था, तो भारत को जम्मू कश्मीर से याद रखना है, जम्मू द्वीप में भारत शामिल था। किसमें शामिल था, जम्मू द्वीप में था आपका अपना प्यारा सा भारत। अब देखो मापनी के आधार पर मानचित्रों के प्रकार, ठीक है। आज इस स्लाइड में अपन वृहद मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद कल देखेंगे अपन प्रकारों के बारे में। ये मैंने वैसे तो बता ही दिया मोटा मोटा, लेकिन फिर देख लेते हैं। देखो मापनी के आधार पर मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, वृहद मापनी मानचित्र, लघु मापनी मानचित्र। ध्यान से सुनना, सवाल यहां से 100% बनेगा। छोटे क्षेत्रों को, मतलब गांव गुआड़, ठीक है, पंचायत, भू संपत्ति, प्लॉट वगैरह के जो मानचित्र है, छोटे क्षेत्रों को बड़ी मापनी पर दर्शाते हैं। जैसे भू संपत्ति मानचित्र, आपके खेत का जो नक्शा है वो किस में आएगा, वृहद मापनी मानचित्र में आएगा। स्थलाकृति मानचित्र है, पर्टिकुलर किसी स्थलाकृति की बात करें, जैसे अरावली अभी वर्तमान में चर्चा में चल रही है, तो इसके मानचित्र को यदि अपन दर्शाते हैं तो किस में दर्शाएंगे, वृहद मापनी मानचित्र में दर्शाएंगे। लघु मापनी मानचित्र, अरे बड़े क्षेत्रों को छोटी मापनी पर दर्शाते हैं। मैंने कह दिया कि एशिया महाद्वीप को दर्शाओ, तो आप मापनी कौन सी लोगे, छोटी मापनी लोगे, लघु मापनी लोगे। जैसे बीती चित्र, बीती चित्र का मतलब होता है बीत, बीत बोले तो दीवार, दीवार पर टांका गया, जैसे आता है ना। भारत का भौतिक मानचित्र, भारत का राजनीतिक मानचित्र, फलाने का भौतिक मानचित्र, ढींकड़ा का राजनीतिक मानचित्र, वो कौन सा आता है, लघु मापनी पर। जैसे एटलस मानचित्र है, ठीक है भाई। तो मापनी के आधार पर मानचित्रों को वृहद मापनी मानचित्र और लघु मापनी मानचित्र के तौर पर देखा जाता है। अगला जो है वो कल पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। बताना देखे कैसी लगी आज की ये प्रैक्टिकल वाली क्लास, कैसी लगी, आपका रिव्यू कहाँ, कमेंट बॉक्स में, कहाँ, कमेंट बॉक्स में। टेस्ट सीरीज जिस किसी ने भी ले रखी है, तो यहाँ पर आपका जो पहला टॉपिक है भूगोल, एक विषय के रूप में, एक समग्र विषय के रूप में, उसका पहला टेस्ट डाल दिया गया है। कितने सवाल डाले गए हैं, 35 सवाल डाले गए हैं, 35 सवाल डाले गए हैं, कुछ भी पीछे नहीं छोड़ा गया है। बहुत सारी चीजें क्लास में पढ़ा दी गई है, 19-20 कुछ चीजें बच गई, उनको यहाँ पर शामिल कर लिया गया है।
मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ईमानदारी से यदि लेब असिस्टेंट की तैयारी कर रहा है, रेगुलर अपनी क्लास ले रहा है, और टेस्ट दे रहा है तथा इनको पढ़ रहा है, तो कुछ भी पीछे नहीं छूटेगा। मैं दावे के साथ फिर कहता हूं कि उसका सिलेक्शन पक्का होगा। तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु अकेडमी नामक जो अपना ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। हमेशा करंट अफेयर्स के 10 से 15 सवाल देखने के लिए तथा क्लास का शेड्यूल पता करने के लिए जो है अपना टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ही है, क्योंकि गोल गुरु अकेडमी का जो परिवार है लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें मुख्य योगदान है रेगुलर क्लास लेने वाले बच्चों का। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।